वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो NPCIL कैगा का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए हम फिटर के MCQ क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट को लेकर आए हैं। तो ये जो फिटर के जो हम MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, हमारा कौन से एग्ज़ाम के लिए, हमारे स्टेज 2 के लिए है। और हम कितने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, तो हम 25 MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैंने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में हमने जो हमारा फिटर का मतलब NPCIL रावतवाटा का एग्जाम हुआ था, तो उसके लिए भी हमने फिटर के 25 MCQ क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट को पहले ही अपलोड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, उसको आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको अगर स्टेज 1 के साइंस के MCQ क्वेश्चन आंसर को भी देखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट को हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच नट हैज टू विंग्स फॉर इजी हैंड टाइटनिंग। कौन से नट हाथ से कसने के लिए दो पंख रखता है? मतलब कौन सा हमारा नट रहता है जो हाथ से कसने के लिए दो पंख लगे रहते हैं उसमें? तो ऑप्शन ए बोला है बिंग नट, ऑप्शन डी बोला है लॉक नट, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर नट, और ऑप्शन डी बोला है कैस्टर नट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंग नट। तो कौन सा नट हाथ से कसने के लिए दो पंख रखता है? तो वो रहता है हमारा बिंग नट। और बिंग नट हमारा किस में यूज होता है? तो हमारा जो हेक्सा फ्रेम का हमारा हेक्सा फ्रेम रहता है, तो हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विंग नट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, विच फिटिंग इज यूज्ड टू ज्वाइन टू पाइप्स इन स्ट्रेट लाइन। दो पाइप को सीधी रेखा में जोड़ने के लिए कौन सी फिटिंग उपयोग की जाती है? हमारे दो पाइप वगैरह रहते हैं, तो दो पाइपों को सीधी रेखा में जोड़ने के लिए हम कौन सी पाइप फिटिंग का यूज करेंगे? तो ऑप्शन डी क्या बोला है? कपलिंग, ऑप्शन डी बोला है एल्बो, ऑप्शन सी बोला है टी, और ऑप्शन डी बोला है रिड्यूसर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो पाइप को सीधी रेखा में जोड़ने के लिए कौन सी फिटिंग उपयोग होती है? तो उसके लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर प्लम्बिंग पाइप्स। प्लम्बिंग पाइप के लिए आमतौर पर कौन सी सामग्री उपयोग होती है? जो हमारे प्लम्बिंग पाइप वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए आमतौर पर हम किस सामग्री का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? प्लास्टिक PVC, ऑप्शन डी क्या बोला है? वुड लकड़ी, ऑप्शन सी बोला है ग्लास, और ऑप्शन डी बोला है पेपर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लम्बिंग पाइप के लिए आमतौर पर कौन सी सामग्री उपयोग होती है? तो प्लम्बिंग पाइप के लिए हम प्लास्टिक या PVC पाइप का यूज करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर बेंडिंग सीट मेटल। सीट मेटल को मोड़ने के लिए कौन सा उपकरण सामान्यतः उपयोग होता है? जो हमारा सीट मेटल वगैरह रहता है, तो सीट मेटल वगैरह को मोड़ने के लिए हम सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हैमर, ऑप्शन डी बोला है प्रेस ब्रेक, ऑप्शन सी बोला है लेथ, और ऑप्शन डी बोला है ड्रिल मशीन। तो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा, जो हमारा सीट मेटल को मोड़ने के लिए हम सामान्यतः किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं प्रेस ब्रेक का। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज अ कॉमन डिफेक्ट इन सीट मेटल वेल्डिंग। सीट मेटल वेल्डिंग में सामान्य दोष क्या है? जो हमारा सीट मेटल बेंडिंग वगैरह रहता है, तो सीट मेटल में हमारी कोई भी सीट वगैरह है, उसको बेंडिंग वगैरह करना है, तो उसमें हमारा दोष क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? क्रैकिंग, दरार आना, ऑप्शन डी क्या बोला है? रस्टिंग, जंग लगना, ऑप्शन सी क्या बोला है? मेल्टिंग, पिघलना, और ऑप्शन डी बोला है कलरिंग, रंगना। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीट मेटल बेंडिंग में सामान्य दोष क्या है? तो वो रहता है हमारा क्रैकिंग, मतलब दरार आना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के लिए काम के लिए कौन सी धातु आमतौर पर उपयोग होती है? जो हमारे सीट मेटल के काम वगैरह रहते हैं, तो उस पर जो आमतौर पर हम कौन सी धातु का अधिकतर यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है तांबा, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है लोहा, और ऑप्शन डी बोला है लेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। तो सीट मेटल काम के लिए कौन सी धातु आमतौर पर उपयोग होती है? तो जो हमारी
एल्यूमिनियम रहती है। एल्यूमिनियम का हम अधिकतर उपयोग सीट मेटल कार्यों के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर हमारा बोल रहा है फाउंडेशन बोल्ट्स आर यूजुअली एम्बेडेड इन। फाउंडेशन बोल्ट आमतौर पर किसमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब किसमें मिले होते हैं? तो हमारे फाउंडेशन बोल्ट वगैरह रहते हैं, तो फाउंडेशन बोल्ट को हम कैसे मतलब उनका फाउंडेशन करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि फाउंडेशन बोल्ट आमतौर पर किसमें एम्बेडेड होते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है वुड लकड़ी में, ऑप्शन ए बोला है कंक्रीट में, ऑप्शन सी बोला है स्टील प्लेट्स में, और ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट। फाउंडेशन बोल्ट आमतौर पर किसमें एम्बेडेड होते हैं? तो वो हमारे कंक्रीट में एम्बेडेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन बोल्ट्स। फाउंडेशन बोल्ट के लिए कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए हमारी कौन सी विशेषता रहती है जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उच्च विद्युत चालकता। ऑप्शन डी क्या बोला है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तन्यता ताकत। ऑप्शन सी क्या बोला है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और ऑप्शन डी बोला है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उच्च तन्यता ताकत। तो फाउंडेशन बोल्ट के लिए कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण रहती है? तो वो रहती है हमारी उच्च तन्यता ताकत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन। निम्न में से कौन शक्ति संचरण की यांत्रिक विधि है? जो हमारा पावर ट्रांसमिशन रहता है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन है जो पावर शक्ति संचरण की हमारी यांत्रिक विधि को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए बोला है हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑप्शन डी बोला है न्यूमेटिक सिस्टम, ऑप्शन सी बोला है बेल्ट ड्राइव, और ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट ड्राइव। तो निम्न में से कौन सा शक्ति संचरण की यांत्रिक विधि है? तो जो हमारी बेल्ट ड्राइव है वो हमारी पावर ट्रांसमिशन की मैकेनिकल पावर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टूल इज यूज्ड टू ड्राइव स्क्रूज इनटू मटेरियल्स। स्क्रू को सामग्री में घुसाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारा स्क्रू वगैरह रहता है, तो स्क्रू को हमें कोई भी हमारी धातु वगैरह है उसमें प्रवेश कराने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है छेनी, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी बोला है प्लायर्स, और ऑप्शन डी बोला है हैमर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑब्वियसली बात है, स्क्रू को सामग्री में घुसाने के लिए या घुमाने के लिए, जैसे हमारा स्क्रू वगैरह रहता है, तो स्क्रू वगैरह कसने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोस्ट इफिशियंट फॉर हाई स्पीड एंड हाई पावर एप्लीकेशन। उच्च गति और उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए कौन सी ट्रांसमिशन प्रणाली सबसे कुशल है? जैसे हमारी उच्च गति हो गई या उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए हम कौन सी ट्रांसमिशन प्रणाली को सबसे कुशल मानते हैं? ऑप्शन ए बोला है बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन डी बोला है चेन ड्राइव, ऑप्शन सी बोला है गियर ड्राइव, और ऑप्शन डी बोला है रोप ड्राइव। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च गति और उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए कौन सी ट्रांसमिशन प्रणाली सबसे बेस्ट है? तो वो रहती है हमारी गियर ड्राइव। क्योंकि इसमें क्या रहता है, हमारी स्लिपेज वगैरह नहीं होती, इसमें गियर को चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो हमारी गियर ड्राइव रहती है हमारी बेस्ट एप्लीकेशन रहती है। किसके लिए? उच्च शक्ति के लिए या हाई पावर के लिए हम किसका यूज करते हैं? गियर ड्राइव का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ स्मूथ सरफेस फिनिश मीन्स। चिकनी सतह फिनिश का मतलब है, जो हमारी स्मूथ सरफेस फिनिश रहती है तो उसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए क्या बोला है? मोर रफनेस, अधिक खुरदरापन। ऑप्शन डी क्या बोला है? लेस रफनेस, कम खुरदरापन। ऑप्शन जी क्या बोला है? हाइयर टेम्परेचर, अधिक तापमान। ऑप्शन डी बोला है मोर वेट, अधिक वजन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम खुरदरापन। चिकनी सतह फिनिश का मतलब क्या है? तो जिस सतह में जितना कम खुरदरापन रहेगा वो सतह हमारी उतनी ही ज़्यादा फिनिश मानी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ रफ सरफेस फिनिश रिजल्ट्स इन। खुरदुरी सतह फिनिश के परिणाम स्वरूप होता है। जो हमारी रफ सरफेस फिनिश रहती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? लेस फ्रैक्शन, कम घर्षण।
ऑप्शन डी क्या बोला है, बेटर अपीयरेंस, बेहतर में दिखावट। ऑप्शन जी क्या बोला है, पुअर फिट एंड मोर वियर, खराब फिट और अधिक घिसाव। और ऑप्शन डी बोला हाई एफिशिएंसी, उच्च दक्षता। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुअर फिट एंड मोर वियर, खराब फिट और अधिक घिसाव। तो जो हमारी खुरदुरी सतह फिनिश सतह रहती है तो उसका परिणाम क्या रहता है, तो उसके द्वारा हमारा क्या रहता है, खराब फिट प्राप्त होती है और अधिक घिसाव होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोसेस इम्प्रूव सरफेस फिनिश बाय यूजिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स। कौन सी प्रक्रिया एब्रेसिव कणों के सतह फिनिश को सुधारती है। तो कौन सी हमारी प्रक्रिया रहती है जो एब्रेसिव कणों की सतह फिनिश प्रक्रिया को सुधारने के काम में आती है। तो ऑप्शन ए बोला है कास्टिंग, ऑप्शन यू बोला है वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है ग्राइंडिंग और ऑप्शन डी बोला है फोर्जिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राइंडिंग। तो कौन सी प्रक्रिया एब्रेसिव कणों के सतह से फिनिश को सुधारती है, तो वो रहती है हमारी ग्राइंडिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वेल्डिंग मेथड डज नॉट यूज फीलर मटेरियल। कौन सी वेल्डिंग विधि फीलर सामग्री का उपयोग नहीं करती है। मतलब वेल्डिंग मेथड में हमारी कौन सी वेल्डिंग मेथड रहती है जिसमें हम फीलर रॉड का या फीलर सामग्री का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन ई बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है फ्रिक्शन वेल्डिंग और ऑप्शन डी बोला है MIG वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग रहती है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, फिलर मेटल का यूज नहीं करते हैं, उसको क्या हम क्या करते हैं, दबाव द्वारा ही वेल्ड कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे फीलर रॉड वगैरह का यूज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच वेल्डिंग इज बेस्ट फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग सबसे उपयुक्त है। जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है, तो एल्यूमिनियम के लिए हमारी कौन सी वेल्डिंग विधि रहती है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। तो ऑप्शन ए बोला है TIG वेल्डिंग, ऑप्शन ई बोला है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी बोला है गैस वेल्डिंग और ऑप्शन डी बोला है स्पॉट वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, TIG वेल्डिंग। तो एल्यूमिनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग सबसे उपयुक्त रहती है, तो एल्यूमिनियम के लिए हम किस वेल्डिंग को प्रेफर करते हैं, तो वो रहती है हमारी TIG वेल्डिंग। TIG का पूरा नाम क्या रहता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टूल यूज्ड टू फॉर्म द रिवेट हेड इज कॉल्ड। रिवेट हेड बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है। जो हमारा रिवेट का हेड वगैरह रहता है, तो रिवेट का हेड वगैरह बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो वो उपकरण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए बोला है हैमर, ऑप्शन ई बोला है ड्रिल, ऑप्शन जी बोला है स्नैप और ऑप्शन डी बोला है स्पेनर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नैप। तो रिवेट हेड बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है रिवेट स्नैप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट। निम्नलिखित में से कौन रिवेट जोड़ का एक प्रकार नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा हमारा रिवेटिंग ज्वाइंट का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए बोला है लैप ज्वाइंट, ऑप्शन डी बोला है बट ज्वाइंट, ऑप्शन सी बोला है ग्रुप ज्वाइंट और ऑप्शन डी बोला है चेन रिवेटिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप्ड ज्वाइंट। तो जो हमारा ग्रुप्ड ज्वाइंट रहता है वो हमारा रिवेटिंग ज्वाइंट के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फोर्जिंग इंक्रीजेस। फोर्जिंग से क्या बढ़ता है। जो हमारा फोर्जिंग ऑपरेशन वगैरह रहता है, तो फोर्जिंग से हमारा क्या बढ़ता है। ऑप्शन ए क्या बोला है मेटल वेट, धातु का वजन, ऑप्शन डी क्या बोला है सरफेस फिनिश, सतह फिनिश, ऑप्शन जी क्या बोला है स्ट्रेंथ एंड टफनेस, मजबूती और कठोरता, ऑप्शन डी क्या बोला है ब्राइटनेस, चमक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ एंड टफनेस, मजबूती और कठोरता। तो फोर्जिंग से हमारी जॉब की क्या बढ़ती है, तो फोर्जिंग से जॉब की मजबूती और कठोरता दोनों में ही वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोर्जिंग इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग।
फोर्जिंग का उपयोग सामान्यतः किसके निर्माण में होता है? जो हमारा फोर्जिंग रहता है, तो फोर्जिंग का उपयोग सामान्यतः हम किसके निर्माण में करते हैं? तो ऑप्शन ई क्या बोला है? प्लास्टिक पार्ट्स, प्लास्टिक के भाग में। ऑप्शन ई क्या बोला है? वुडन प्रोडक्ट्स, लकड़ी के उत्पाद में। ऑप्शन जी क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग मेटल कंपोनेंट्स, मजबूती धातु घटक में। ऑप्शन डी बोला है गिलास आइटम, कांच के उत्पाद में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग मेटल कंपोनेंट्स, मजबूत धातु घटक में। तो फोर्जिंग का उपयोग सामान्यतः किसके निर्माण में होता है? जो हमारे मजबूत धातु के पार्ट्स वगैरह रहते हैं या कंपोनेंट वगैरह रहते हैं, तो उसमें हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्जिंग इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग। फोर्जिंग का उपयोग सामान्यतः किसके निर्माण में होता है? जो हमारा फोर्जिंग वगैरह रहता है, तो फोर्जिंग का जो उपयोग रहता है सामान्यतः किसके निर्माण में होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? प्लास्टिक पार्ट्स, प्लास्टिक के भाग। ऑप्शन डी क्या बोला है? वुडन प्रोडक्ट्स, लकड़ी के उत्पाद। ऑप्शन जी क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग मेटल कंपोनेंट्स, मजबूत धातु घटक। और ऑप्शन डी बोला है गिलास आइटम, कांच के उत्पाद। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग मेटल कंपोनेंट्स, मजबूत धातु घटक में। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और 21 है, ये दोनों हमारे सेम टू सेम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील का एक प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स आपने मेटल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो मेटल्स में आ जाता है हमारा स्टील। स्टील कैसे बनती है? तो स्टील हमारा किस किस का मिश्रण रहता है? तो स्टील हमारा लोहे और कार्बन का मिश्रण रहता है, ये बात आप सभी को पता होगी। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? एलॉय स्टील, मिश्र धातु स्टील। ऑप्शन बी बोला है कार्बन स्टील। ऑप्शन जी बोला है क्रोम स्टील। और ऑप्शन डी बोला है ब्रास स्टील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा स्टील के प्रकार में कौन कौन सा रहता है? एलॉय स्टील भी रहता है, कार्बन स्टील भी रहता है, क्रोमियम स्टील भी रहता है, लेकिन जो ब्रास स्टील रहता है वो हमारे स्टील के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच हैंड टूल इज यूज्ड फॉर ग्रीपिंग एंड कटिंग वायर्स। तारों को पकड़ने और काटने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? जो हमारी तारें वगैरह रहती हैं, तो तारों को पकड़ने और काटने के लिए हम किस हैंड टूल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन ई बोला है हेक्सा। ऑप्शन सी बोला है प्लायर्स। और ऑप्शन डी बोला है रेंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारों को पकड़ने और काटने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम प्लायर्स का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग क्या है? जो हमारा सेंटर पंच वगैरह रहता है, तो सेंटर पंच का उपयोग क्या रहता है? तो ऑप्शन ई क्या बोला है? कटिंग थ्रेड्स, थ्रेड्स काटना। ऑप्शन ई क्या बोला है? मार्किंग ड्रिल पॉइंट्स, ड्रिल पॉइंट चिन्हित करना। ऑप्शन जी क्या बोला है? टाइटनिंग नट्स, नट कसना। और ऑप्शन डी बोला है क्लीनिंग मेटल, धातु को साफ करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्किंग ड्रिल पॉइंट, ड्रिल पॉइंट को चिन्हित करना। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग क्या रहता है? ड्रिल पॉइंट को चिन्हित करना ही हमारे सेंटर पंच का उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है, विच हैंड टूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग लाइंस ऑन मेटल। धातु पर रेखाएं खींचने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? जो हमारी धातु वगैरह रहती है, तो उस पर रेखाएं खींचने के लिए हम किस हैंड टूल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन ई बोला है स्क्राइबर। ऑप्शन सी बोला है हेक्सा। और ऑप्शन डी बोला है पंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धातु पर रेखाएं खींचने के लिए किस हैंड टूल का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं स्क्राइबर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।